धीरज और बीना एक दूसरे की बाहों में खोए हुए बैठे थे। बीना बार बार अपने बालों को अपने गालों से हटाने की कोशिश कर रही थी और बाल भी कतई जिद पर अड़े हुए थे। कुछ भी कर लो, हम नहीं मानने वाले। और उसके कानों की बालियां भी बालों की शरारत में उनका बराबर का साथ दे रही थी। जब वो अपने बालों को अपने गालों से हटाती तो वो बालियों में जाकर उलझ जाते और बीना उन्हें बार बार निकालने की कोशिश करने लगी। डॉक्टर साहब की नजर जब इन सब पर पड़ी तो उन्हें आहिस्ता से बीना के चेहरे से उनके बालों को हटाकर कान के पीछे कर दिया और खुद अपनी ठोड़ी को उसके कंधे से सटाकर बैठ गए और धीरे से कहते हैं, मुझसे अच्छी किस्मत तो आपके बालों की है। जब मर्जी आपके कंधों पे आते हैं, जब मर्जी आपके गालों को छू लेते हैं। और यहाँ तो आपने अभी नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। बीना बिना कुछ बोले ही जैसे ही वहाँ से जाने के लिए उठती है, उसका दुपट्टा धीरज के पैर से दबे होने की वजह से वो फिर से धीरज के ऊपर ही गिर जाती है। बीना जल्दी ही खुद को संभालती है और जैसे ही उठने का प्रयास करती है, इस बार धीरज खुद ही उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। बीना की पीठ धीरज की तरफ होती है, वो उसके दोनों हाथों को उल्टी तरफ से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। धीरज के होंठ बीना के कंधों से होकर उसके कानों तक पहुंच जाते हैं और धीरे से उन्हें छू लेते हैं। बीना उसके बाहों के कैद से आजाद होने की कोशिश कर रही थी तो धीरज उसे और अपने घेरे में कसते हुए कहता है, देखिए आपका दुपट्टा भी जाने से इनकार कर रहा है, फिर क्यों जा रही है मुझे इस तरह तनहा छोड़कर। और धीरज उसे ऐसे ही अपनी बाहों में भरे गुनगुनाने लगता है। बीना आंखें बंद किए हुए ही धीरज को सुन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस समय वो गाने के एक एक शब्द को जी रही थी। बीना ने हैरानी से डॉक्टर साहब की तरफ देखा और कहा, हमको तो पता ही नहीं था कि आप इतना अच्छा गान गाते हैं। अजी मेरे साथ टाइम बिताइए, तब तो आपको पता चलेगा मेरे अंदर छुपे हुए हुनरों का। डॉक्टर साहब आप सो जाइए, कल छुट्टी नहीं है, ना आपकी और नहीं हमारी। तो सुबह जल्दी उठना है, बीना ने कहा। तो डॉक्टर साहब ने कहा, अब मुझे डॉक्टर साहब क्यों बुलाती हैं? कुछ भी कहिए, कितना अच्छा तो नाम है मेरा, धीरू, धीरज या फिर सड़ू, बीना ने धीरे से कहा। ठहरिए, हम तो आपको अभी बताते हैं। और फिर क्या था, बीना आगे आगे और धीरज उसके पीछे पीछे। तभी अचानक से बीना को ख्याल आया कि रात के समय में आवाज और ज्यादा सुनाई देगी। वो एकदम से रुक गई और अपने दोनों कान पकड़कर धीरज से माफी मांगने लगी। धीरज उसके पास आकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा कि आप हमें जिस नाम से भी बुलाइए, आई डोंट माइंड, पर थोड़ा सा यहाँ से बुलाइए। उसने अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा। सर के बल दौड़ा चला आऊंगा। अच्छा जी ठीक है, समय आने पर इसकी भी टेस्टिंग हो जाएगी। वैसे आप एकदम से रुक क्यों गई? तो बीना ने कहा कि हम दोनों के अलावा बाकी सब इस घर में सो रहे हैं और हमारे इस तरह से भागने से उनको पता चल जाएगा। और धीरज शरारत से उसकी तरफ आते हुए बोला कि और सबको हमारे बारे में पता चल जाएगा, है ना? हम लोग सबके सोने के बाद अकेले में छत पर क्या क्या कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे आप? बीना ने नजरें चुराते हुए कहा। हाय, ऐसा कब होगा? धीरज ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। और ऐसा फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये कहते हुए दोनों वहाँ से चले गए। बीना अपने रूम के दरवाजे पर पहुंचकर पलटकर धीरज को देखती है तो धीरज अपने दरवाजे से टेक लगाए खड़ा उसे ही देख रहा था। बीना ने इशारे में उसे गुड नाइट बोला तो धीरज ने भी उसे गुड नाइट बोला और दोनों अपने अपने रूम में जाकर सो गए। सुबह बीना जल्दी जल्दी नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल पड़ी। चौराहे से ही कोई दो जोड़ी आंखें उसका पीछा कर रही थी। इन सबसे अनजान बीना बस में चढ़ी और एक किनारे वाली सीट पर बैठ गई। वो दो जोड़ी आंखें उसके पीछे पीछे उसके बस में चढ़ गई। अगले स्टॉप पर बीना को नेहा मिल गई। दोनों ने एक दूसरे को न्यू ईयर विश किया और फिर लग गई अपनी नॉन स्टॉप बातों में। इसी बीच वो दो जोड़ी आंखें बीच बीच में पड़ने वाले लैंडमार्क को नोट करते जा रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद कॉलेज का स्टॉप आ गया। दोनों सहेलियां बतियाते हुए कॉलेज के भीतर चली गई। उन दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब लड़कियां अंदर चली गई तो उस शख्स ने अपना फोन निकाल कर सामने खड़ी बिल्डिंग का फोटो लिया। उसने उस फोटो को एक नंबर पर सेंड कर दिया। पूरा दिन बीत जाने के बाद शाम के करीब 4 बजे के आसपास वो बिना अपने घर को जाने के लिए निकल ही रही थी कि स्टाफ रूम में उसने झाँक कर देखा, कोई नहीं था वहाँ पर। फिर वो खुद से बोली, अब तक कोई क्यों रुकेगा, छुट्टी तो 2:30 बजे ही हो जाती है। पर हमें लैब वर्क की वजह से रुकना पड़ा और अब अकेले ही जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि नेहा भी चली गई है। और वो अपने में उलझी हुई कॉलेज गेट से बाहर आ गई। रोज की तरह वो बस का वेट ही कर रही थी कि अचानक उसे ऐसा लगने लगा कि कोई उसे बहुत देर से घूरे जा रहा है। पहले तो उसने इग्नोर किया और बस के आते ही उसमें बैठ गई। अपना ध्यान बटाने के लिए अपना फोन निकालकर उसे ओपन करने ही जा रही थी कि फोन के ऑफ स्क्रीन में किसी की धुंधली परछाई दिखाई पड़ी। तो वह तुरंत पीछे पलट कर देखी, पर वहाँ कोई नहीं था। और वैसे ही बस में इतनी भीड़ थी कि वो सही से कुछ देख भी नहीं पाई। पर अब उसे डर लगने लगा था। ऐसे कैसे कोई भी लड़का उसके ऊपर नजर रख रहा था? फिर उसने खुद को समझाया, हो सकता है वो कहीं और देख रहा हो। अब बस में इतनी भीड़ थी कि हर कोई बस जैसे तैसे खड़ा ही था और उसने ये सोच लिया कि उसे ही देख रहा था वो। पर बीना ये नहीं जान सकी कि बस के बाहर वाला और बस के अंदर वाला दोनों एक ही लड़का था या अलग अलग। वो उसकी लोकेशन को लगातार वॉच कर रहा था और किसी को थोड़ी थोड़ी देर में अपडेट कर रहा था। तभी उसका स्टॉप आ गया और 2-4 लोगों के साथ वो भी नीचे उतर गई और उसने एक सरसरी निगाह इधर उधर डाली तो उसने देखा कि
कोई अचानक ही खुद को अखबार के पीछे छुपा कर वहाँ से तेजी से निकल गया। अब बीना को पूरा यकीन हो गया था कि कोई कॉलेज से लेकर यहाँ तक मेरा पीछा कर रहा था और हमारे देखने से पहले ही वो कहीं गायब हो गया। बीना अब तेज कदमों के साथ घर की तरफ चल दी। बार बार उसकी नज़र पीछे की तरफ जा रही थी पर वहाँ कोई नहीं था। वो जल्दी से घर के अंदर आकर मेन गेट बंद कर देती है और अपने कमरे में आकर धम से बिस्तर पर बैठकर सोचने लगती है। ये उसका वहम था या फिर सच में कोई था जो उसे फॉलो कर रहा था। और उसके सर में तेज दर्द होने लगा। एक तो सुबह वो सिर्फ नाश्ता करके ही गई थी और लंच टाइम में भी उसने लंच नहीं किया और अब पिछले आधे घंटे से उसके दिमाग में जो तूफान उठा था वो अब सर दर्द में तब्दील हो चुका था और वो बिना चेंज किए ही सो गई। जब बीना चाय के लिए नीचे नहीं आई तो राधिका ने कहा कि आज बीना चाय पीने के लिए नहीं आई तो दादी ने कहा कि हो सकता है बेचारी थक गई हो, सुबह की निकली अब आप आई है, आँख लग गई होगी उसकी, थोड़ी देर आराम करेगी तो अच्छा महसूस होगा। हाँ माँ आप सही कह रही हैं, राधिका ने कहा और फिर अपने काम में लग गई। रात को बिना खाने के लिए आती है तो टेबल पर दाल चावल देखकर उसका चेहरा खिल जाया और वो आंटी को कहती है कि आंटी जी दाल चावल देखकर तो हमारी भूख दोगुनी हो गई है। राधिका ने उसे प्लेट में दाल चावल परोसे और कहा कि खा ले, जितना मन करे उतना खा, आज तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। बीना ने पूछा कि बाकी सब कहाँ है तो राधिका ने बताया कि अंकल जी अपने किसी फ्रेंड के घर डिनर के लिए गए हैं, दादी जस्ट अभी खाकर ही गई हैं और धीरू अभी तक नहीं आया है, मैं उसके साथ ही खा लूंगी, तुम खाओ। ओहो आंटी जी, हम मानते हैं कि दाल चावल हमारी कमजोरी है तो हम इतने बड़े भी पेटू नहीं है जो आपके बिना ही खाना खा ले, आइए हमारे साथ और साथ में खाना खाइए। डॉक्टर साहब का क्या ठिकाना है, वो आप आए कि तब आए, आप खाना खाकर आराम करें, हम बाकी का काम निपटा लेंगे और जब डॉक्टर साहब आएंगे तो हम उन्हें खाना भी खिला देंगे। अच्छा बाबा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, राधिका ने हथियार डालते हुए कहा और खाना खाकर वो सोने के लिए चली गई। दादी पहले ही अपने रूम में जा चुकी थी। बिना टीवी में रिमोट लेकर चैनल बदल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी उसके हाथ एक चैनल पर आ रहे प्रोग्राम को देखकर रुक गए। वो कोई क्राइम बेस्ड सीरियल था। कैसे एक अनजान शख्स एक लड़की को कई दिनों तक फॉलो करता है, बार बार उसे प्रेम निवेदन करता है, लेकिन लड़की हर बार उसे मना कर देती है और इसे खिसिया कर पहले तो लड़का अपने साथियों की मदद से उस लड़की को अगवा कर लेता है और फिर बाद में उसका रेप करके उसकी हत्या कर देता है। बीना यह देखकर बहुत घबरा जाती है और पसीने पसीने हो जाती है। वो आज सुबह से लेकर शाम तक के बारे में सोचने लगती है, कहीं सच में तो कोई उसे फॉलो नहीं कर रहा है। उसके दिमाग में भाभी जी और अंकल जी की कही हुई बातें ध्यान में आ जाती है कि वो लोग खिसियाए हुए हैं और खासतौर पर वो लड़का अजीत, उसे हमने रिजेक्ट कर दिया है तो क्या वो हम पर नजर रखे हुए है। बीना ने मन ही मन सोचा, पर वो तो बेंगलोर में है और उसके परिवार वाले यहाँ के रहने वाले भी नहीं है, तो फिर ये पॉसिबल कैसे है। शायद इस सीरियल को हमने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। वो अपने ही बात पर मुस्कुराई और टीवी को ऑफ कर दिया। उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 10:30 के आसपास हो रहे थे और डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आए थे। ओफो, ये डॉक्टर साहब हमसे रोज इतना ही इंतजार करवाएंगे क्या, बीना ने खुद से पूछा। अभी तक नहीं आए और तभी डॉक्टर साहब के बुलेट की आवाज बीना के कानों में पड़ी और वो दौड़कर गेट खोलने पहुंच गई। और दिन होता तो उसे बुलेट की धड़-धड़ हमेशा शोरगुल ही मालूम पड़ती थी, पर आज उसे बुलेट की धड़-धड़ शहनाई के मानक जैसी लग रही थी। उसने गेट पर देखा तो डॉक्टर साहब के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ गई। क्या बात है भाई, आज चांद आसमान छोड़कर गेट पर कैसे खड़ा है। वो इसीलिए कि अगर हम गेट पर नहीं आते तो आप अंदर नहीं आ पाते, समझे आप। चलिए अंदर, कितनी ठंडी हवा चल रही है और इनको बुलेट के अलावा कोई और गाड़ी नजर ही नहीं आती। डॉक्टर साहब अपनी राम प्यारी को अपनी होंडा एमएच के पास वैसे ही खड़ा करके आए जैसे कोई अपने छोटे से बच्चे को किसी गार्जियन के पास खड़ा करता है। ये बोलकर कि भाई जरा ध्यान रखना, और हाथ मुँह धोकर सीधे किचन में ही आ जाते हैं जहाँ बीना खाना को गर्म कर रही होती है। अरे आज माँ की ड्यूटी आप कर रही हैं? डॉक्टर साहब ने हैरानी से पूछा। हाँ, आपको देर हो रही थी आने में और हमें लगा कि शायद आंटी जी थक गई होंगी, तो हमने सोचा कि हमें तो वैसे ही देर से सोने की आदत है, तो हमने आंटी जी से कहा कि वो आराम कर ले, आपको खाना हम खिला देंगे। इतना कहकर वो धीरज का प्लेट लगाने लगी। धीरज बहुत ही ध्यान से देख रहा था। जब अकेले मुझे ही खाना है तो मैं अपने रूम में खाऊंगा, आप मेरी प्लेट मेरे रूम में रख दीजिए। बीना ने उसका खाना और पानी की बोतल उसके रूम में रख दी और वहाँ से जाने लगी तो डॉक्टर साहब, अरे अब आप कहाँ जा रही हैं, मुझे खाना तो खिलाते जाइए। बीना ने कहा कि आप छोटे बच्चे हैं क्या जो हम आपको खाना खिलाए, खुद से खा लीजिए। धीरज ने मुंह बनाते हुए कहा, तो फिर ये खाना ले जाइए, हमें नहीं खाना। और उसने खाने की प्लेट को एक तरफ खिसका दिया। ओफो, ये क्या बचपना है आपका डॉक्टर साहब, खाना क्यों नहीं खा रहे आप? बीना ने हल्के से झिड़की के साथ कहा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आज अगर मुझे आप खिलाएंगी तो ही खाना खाऊंगा, नहीं तो छोड़ दीजिए, मैं नहीं खाऊंगा। बीना समझ गई कि ये ऐसे खाना नहीं खाएंगे। फिर वो खाने की प्लेट लेकर डॉक्टर साहब के सामने बैठी और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। धीरज बड़े ही प्यार से उसके हाथ से खाना खाया जा रहा था और उसे अपलक देखे जा रहा था। अरे यार, ऐसे अगर आप खाना खिलाएंगी ना पलके झुकाकर तो खाना खाने का मजा नहीं आएगा। बीना ने भी अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करते हुए कहा कि अब ठीक है, हम देख रहे हैं,
आप आजकल मुझे कुछ ज्यादा ही सता रहे हैं। हमारी शराफत का आप बहुत ही नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। धीरज ने भी खाने की प्लेट एक तरफ खिसकाते हुए कहा। अब हमने क्या किया, क्या कह दिया ऐसा? बीना ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा। रुकिए आप, अभी बताते हैं हम आपको। डॉक्टर साहब उठे और हाथ धोकर आए और बीना के दुपट्टे से अपना हाथ पोंछ लिए। बीना ये सब देखकर बहुत ही खुश रह रही थी। मन ही मन धीरज से कितना हार्टली जुड़ा हुआ है। आप यहाँ आइए, कहते हुए धीरज ने बीना को वहीं अपने पास कारपेट पर बिठा लिया। आपको कब कुछ कहने की या करने की जरूरत पड़ती है? आपकी ये तो बड़ी बड़ी आंखें ही काफी है मुझे परेशान करने के लिए, क्योंकि जब भी मैं इन्हें देखता हूँ वाकई दुनिया भर का सुकून मिलता है मुझे इनमें। आपकी इन कजराली नसीली आंखों में डूबा रहना चाहता हूँ मैं हमेशा, धीरज ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। बीना चुपचाप पलके झुकाए एक और बैठी थी। धीरज और बीना एक बार फिर बिना कुछ कहे ही सब कुछ बयां कर रहे थे और जब सर्दी बढ़ी तो धीरज ने कसकर बीना को हक कर लिया और फिर कुछ टाइम बाद बीना ने धीरज को वहीं लेटाया, बल सही से उड़ाकर जैसे ही जाने को हुई धीरज ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि ये बहुत गलत बात है बीना, आप हर बार मुझे यूं ही सिला देती हैं और फिर मुझे अकेला छोड़कर चली जाती हैं। आप थके हुए थे इसलिए जल्दी सो गए, बीना ने धीरे से कहा। और अब हमें भी नींद आ रही है इसलिए हम भी जा रहे हैं सोने। प्लीज यहीं रुक जाइए ना मेरे पास, आपके बिना ये मखमली बिस्तर भी कांटों के जैसा चुभता है, धीरज ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तो बीना ने कहा, अभी हमें जाना होगा, अगर इस समय यहाँ कोई और आ गया तो क्या होगा? सोचिए आपसे सुबह ही मिलेंगे। और फिर वो वहाँ से चली गई। धीरज उसे जाते हुए देखकर कहता है, ठीक है जाइएगा भी, पर बहुत जल्द आप मेरे साथ इसी रूम में रहेंगी। कब तक ऐसे आपको सामने वाले रूम में ही देखकर खुश होता रहूंगा? वो सोने की कोशिश कर रहा होता है कि उसके मोबाइल के स्क्रीन पर एक अननोन नंबर फ्लैश होता है। वो कॉल रिसीव करता है और कुछ देर फोन पर बात करने के बाद फोन काट देता है। अभी वो थोड़ी देर पहले रिलैक्स फील कर रहा था और फिर अब उसे टेंशन होने लगी। धीरज खुद से ही कहता है, लगता है ये सब ऐसे नहीं मानेंगे, इनको डोज की जरूरत है। चलो पहले बीमारी फैलने देते हैं, क्योंकि असली मजा तो बीमारी को जड़ से खत्म करने में ही आता है। इतना सोचकर वो सो गया। सुबह से बिना कॉलेज के लिए निकलने वाली थी तो उसने मन ही मन सोचा, आज वो अपने आँख और कान दोनों खुली रखेगी और हम आज ये पता लगा कर ही रहेंगे ये सिर्फ हमारा वहम है या सच्चाई। उसने माता रानी का नाम लिया और कॉलेज के लिए निकल पड़ी। नंद किशोर जी ने राधिका को आवाज लगाई, जरा इधर आइए। राधिका जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। थोड़ी देर में राधिका हाथ में चाय का कप लेकर आती हुई दिखाई पड़ी। नंद किशोर जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अरे वाह, मानना पड़ेगा आपको, आज भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कब क्या चाहिए। राधिका ने हंसते हुए कहा कि अजी, इसमें ताजी वाली कौन सी बात है, शादी के इतने सालों में आपको इतना तो जान ही गए हैं आपको कब किस चीज की कितनी जरूरत होती है। अजी, तभी तो आज आप मेरे दिल पर राज कर रही हैं, नंद किशोर जी ने कुछ रोमांटिक आवाज में बोला। ओफो, आप भी ना बेटे की बारात ले जाने की उम्र में ये क्या लेकर बैठे हैं, राधिका जी ने प्यार से झिड़कते हुए कहा। अरे इसीलिए तो बुलाया है आपको, मैं सोच रहा हूँ कि बीटू की शादी के बाद शुरू कर देने चाहिए, पर बात शुरू करने से पहले एक बार धीरज की भी राय ले लेना चाहिए। तो बुलाइए अपने साहबजादे को, उसकी जिमिंग हो या नहीं। वैसे मुझे तो लगता नहीं है कि उसे इस प्रपोजल से कोई इनकार होगा, नंद किशोर जी ने मस्ती में कहा। मैं अभी देख कर आती हूँ उसे, अगर वो फ्री हो गया होगा तो मैं अभी उसे आपके पास भेजती हूँ, राधिका ने कहा और धीरू के कमरे की तरफ बढ़ गई। अंदर आकर देखा तो धीरू अपने डॉक्टर वाले गेटअप में हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार था। गुड मॉर्निंग बेटा, आज बड़ी जल्दी निकल रहा है। गुड मॉर्निंग माँ, वो एक इमरजेंसी केस के लिए कॉल आ गई थी तो बस। अरे तो थोड़ी देर रुक, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ। नहीं माँ, धीरज ने अपने हाथ पर घड़ी बांधते हुए कहा। पर बेटा, तुझे पापा बुला रहे थे कुछ जरूरी बात करने के लिए, शायद शादी के बारे में। धीरज ने अविश्वसनीय नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा। देखिए माँ, सुबह सुबह मजाक के मूड में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। लो, मुझे क्या पड़ी है कि सुबह सुबह सारा काम धंधा छोड़कर मैं तुझसे मजाक करने यहाँ दूसरे मंजिल पे आई। जब तक तू उनसे बात करेगा तब तक मैं तेरे लिए नाश्ता तैयार कर दूंगी, अगर तू चाहे तो फिर वो अपने हिसाब से तेरे लिए कहीं शादी की बात चलाएंगे। राधिका ने भी लगे हाथों मस्ती कर ही लिया। अरे ऐसे कैसे, बिना मुझसे पूछे कहीं भी शादी की बात कर लेंगे? तो फिर जाना उनके पास, तेरा इंतजार कर रहे हैं। माँ हल्की सी स्माइल के साथ वहाँ से चली गई। आपने मेरी शादी की बात बिना मुझसे पूछे कैसे कर दिया? गुड मॉर्निंग पा, डॉक्टर साहब ने हल्के मूड में कहा और सोफे पर बैठ गए। गुड मॉर्निंग बेटा, माँ बोल रही थी आपने बुलाया मुझे? हाँ बुलाया तो था, पर तुझे देखकर लग रहा है कि तुझे जाने की जल्दी है। अगर ऐसा है तो अभी तुम जाओ, हम बाद में बात कर लेंगे। लो कर लो बात, जब बाप इतना शरारती से तो फिर शोरा तो होगा ही ना, वो भी घड़ा जवान से। आज अच्छा मौका है पापा से बात करने का, धीरज ने मन ही मन सोचा। आज मैं सब क्लियर कर ही लूंगा। तो अभी थोड़ी देर पहले ही फोन आया था कैश के लिए, तो अब मैं थोड़ा रुक कर जाऊंगा।
नाश्ता करके ही जाऊंगा, तो अब तक आप मुझसे बात कर सकते हैं। उसने ऐसा दिखाया कि उसे कोई खास दिलचस्पी नहीं है। ये तो अब डॉक्टर साहब ही जानते थे कि अंदर से वो कितने मरे जा रहे हैं शादी की बात करने के लिए। देखो बेटा, मैंने तुम्हें यहाँ शादी की बात करने के लिए बुलाया है। मैं, तुम्हारी माँ और मेरी माँ यानी कि तुम्हारी दादी सब यही चाहते हैं कि तुम अब शादी कर लो। यही सही वक्त है शादी करने का। अगर तुम्हारी तरफ से हाँ है तो फिर मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छी लड़की है। सिर्फ न तुम्हारे लिए बल्कि इस परिवार के लिए, हम सब के लिए बहुत ही अच्छी लड़की होगी। हालांकि धीरज साहब एडुकेटेड हैं, सेटल्ड हैं, अपने फील्ड में सीनियर भी हैं, सीनियरों को मात देते हैं, पर अपनी शादी के बात करने में सबको थोड़ी बहुत हिचकिचाहट तो होती है। फिर भी हिम्मत जुटाकर वो बोल ही देता है, पापा आपकी बात सही है, पर मुझे आपको कुछ बताना है। इस बीच दादी और राधिका भी कमरे में आकर बैठ गई। हाँ तो कहो। अब बस ये मत कहना कि तुम अभी शादी करना नहीं चाहते या फिर तुम्हारा मन नहीं है, क्योंकि मैं और तुम्हारी माँ दोनों मन बना चुके हैं कि अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। इतनी अच्छी लड़की आसानी से कहाँ मिलती है बेटा। पर पापा मैं किसी को पसंद करता हूँ। डॉक्टर साहब ने गहरी सांस भरते हुए कह ही दिया। ऐसे कैसे तुम किसी को भी वादा कर सकते हो? क्या तुम्हें हमारी पसंद पर भरोसा नहीं है? पापा मुझे नहीं पता आप किस लड़की की बात कर रहे हैं, पर मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, अब आई एम श्योर दैट्स श्योर कि वो इस घर के लिए, आप सबके लिए अच्छी है। अच्छा, जरा हमें भी पता चलना चाहिए कि वो लड़की कौन है जो तुम्हें हमारी पसंद से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप सब उसे अच्छे से जानते हैं। ओफो, अब बताओ भी। अजीब हाल है, लड़की को हम सब जानते हैं, हमारे जानकारी में ही है और हमारे सोच से इतनी दूर है कि हम उसका ख्याल भी नहीं ला पा रहे अपने मन में। और दादी तो बड़े आराम से बैठकर अपनी नौटंकी, फैमिली की नौटंकी देख रही थी। पापा माँ अरे आगे बोल, वो क्या वो कर रखा है? माँ ने कहा, तेरे वो के चक्कर में मेरे कुकर में 2 सीटी एक्स्ट्रा आ गई है। मैं सोच रही हूँ कि तेरी बात सुनकर जाऊंगी, लेकिन नहीं, तू वो किए जा रहा है। राधिका ने तो हद कर दी थी। मतलब अपने बेटे से कोई ऐसे कौन बात करता है, वो भी शादी की बात। वो लड़की बीना है माँ। क्या? सब एक साथ फट पड़े। ये वही बीना जो अपने घर में पीजी बन के रहती है? पापा ने भरपूर नकली गुस्सा होते हुए कहा, पर अंदर से तो उनका भी मन हो रहा था कि वो अपने बेटे को गले से लगा ले, पर इतनी बड़ी खुशी को भी थोड़ी देर जब्त करके रखना पड़ रहा था बेचारी को। जी पापा, डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा घिघियाते हुए कहा। जो भी हिम्मत थी वो सब बापू के सामने हवा हो गया था। नालायक, सारी लड़कियां छोड़कर तुझे वही मिली थी? तूने कभी सोचा है उसकी और तेरे स्टैंडर्ड में कितना फर्क है? थोड़ी देर के बातचीत को तुमने प्यार समझ लिया। नहीं धीरू, मैं तेरी शादी सिर्फ अटेंशन के बल पे नहीं कर सकते, और वैसे भी वो लड़की हमारे परिवार के लिए सही नहीं है। पापा ने दूसरी तरफ मुंह घुमाते हुए कहा, क्योंकि धीरज का उतरा हुआ चेहरा देखकर उन्हें हंसी आ रही थी। सॉरी पापा, पर मैं शादी बिना से ही करूँगा, और ये फैसला मेरे दिल का है, दिमाग का नहीं। एंड दिस इज माई लास्ट एंड फाइनल डिसीजन। माँ, पापा और दादी सब लोग रूम से निकलकर अपनी अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, पर डॉक्टर साहब को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से सबके मिजाज को हो क्या गया। अभी तक तो ऐसा ही लगता था कि सोना बीना सबको पसंद है, पर शादी के नाम पर सबने मना क्यों कर दिया? सब तो इतने अच्छे से बात करते हैं हमसे, यहाँ तक कि माँ ने भी। वो अभी सोच ही रहा था कि एक एक करके सब हंसते हुए कमरे में वापस आ गए, और पापा ने तो आते ही डॉक्टर साहब को गले से लगा लिया। धीरू, तुमने जिंदगी में 2 ही काम सही किए हैं और जिनसे मुझे बहुत सुकून मिलता है। धीरज अभी भी असमंजस से अपने पापा की बातें सुन रहा था। जब तूने बेस्ट कार्डियो सर्जन बनने का सोचा था तब मेरे लिए पहला सुकून था। एक बाप के लिए इससे बड़ा सुकून और क्या हो सकता है? उसका बेटा उससे भी ज्यादा बड़ा और सफल डॉक्टर सिद्ध हो। और अब दूसरा काम तूने खुद ही कर दिया, बीना से शादी का फैसला करके। पर पापा, अभी थोड़ी देर पहले तो आप सब क्यों? ड्रामा केवल तो ही कर सकता है क्या? दादी ने मस्करी करते हुए कहा। अरे भाई, अब बस भी करिए आप लोग, मेरे बेटे को अब और कितना परेशान करेंगे? राधिका ने धीरज के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। रहने दीजिए माँ, अब आप भी इन लोगों के साथ ही मिली हुई थी ना? बेटा, मेरी मजबूरी थी। मेरे पति और मेरी सास दोनों ने मुझे धमका के रखा था, अगर मैंने कुछ भी बताया तो ये लोग मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। और इतना कहकर राधिका जी के साथ साथ सभी हंसने लगे। ओफो, सच में मेरी फैमिली ना पूरी की पूरी नौटंकी है। एक बार के लिए तो आप सबने मुझे डरा ही दिया था। और धीरज ने सबको सामूहिक हाथ कर लिया। बेटा, अब चलो नाश्ता कर लो। माँ, वैसे तो मन नहीं है, पर आपने बनाया है तो थोड़ा सा जरूर करूँगा, धीरज ने कहा, और सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ गए। नाश्ता करते हुए नंद किशोर जी ने कहा, भाई बीना के पापा को अब जल्दी बुला ले, उनसे मिलकर सब बातें कर लेते हैं।